researchers, and I really don't know what is left for me to teach here because वो दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. But फिर भी अगर कुछ नया इसमें से आप सीख सकें, I'll be very happy and I'll. Okay, and yeah, so please feel free to interrupt in between and ask any questions you have in anything. So पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप में से कोई भी या कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट मेड वन अटेम्प्ट ऑफ ग्रांट राइटिंग, सबमिट ना की हो, वेन ना की हो, सिर्फ लिखी हो. 1 2 3 4, ओके गुड, 4 5 पीपल. सो कोई एक वॉलंटियर मुझे बता दे इन अ शॉर्ट वो डिस्क्रिप्शन कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस, हाउ डिड यू गो अबाउट इट एंड व्हाट वाज द की चैलेंजेस दैट यू फेस्ड in writing the grant. Any volunteer. So मैडम, I got a little over excited. मैंने आपका पूरा क्वेश्चन सुना नहीं. आप ये कह रही थी कि जिन्होंने सबमिट ना कराया हो बट ग्रांट लिखी हो. तो मैंने सबमिट भी कराई थी, ग्रांट लिखी भी थी ग्रुप के अंदर, और हमने वो जीती भी थी. सो हुआ ये था कि बैक इन 2021 मैंने एक वर्कशॉप लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ एडम्बरा का, जिसमें उन्होंने हमें क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर जो है पूरे वीक की वर्कशॉप करवाई थी, और उसके एंड में उन्होंने हमसे कहा था कि हमें एक प्रपोजल लिखना है और जो जीतेगा तो उसको हम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडम्बरा 10,000 यूरोज देंगे. सो वी वर्कड इन ग्रुप्स, और हमने सबको एक काम असाइन कर दिया था जो जिसकी स्ट्रेंथ थी. सो जो काम मुझे मिला था वो था गैप आइडेंटिफाई करना है. सो जो प्रोजेक्ट था वो रेस्पायर का था, और वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के ऊपर काम करते हैं. तो हमसे कहा गया था कि आपने रेस्पिरेटरी डिजीज़ के ऊपर ही जो है कोई इनोवेटिव आइडिया लेकर आना है. तो मेरी जो लर्निंग उसमें ये थी कि मैंने गैप्स आइडेंटिफाई करे थे. कोविड के टाइम पे स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हुई थी, बट उस टाइम पे फार्मासिस्ट के ऊपर एंड स्पेशली कम्युनिटी फार्मासिस्ट के ऊपर जो है उनके सेल्फ प्रोटेक्टिव मेजर्स को लेके कोई स्टडी नहीं हुई थी. तो मैंने वो स्टडीज़ ढूंढने की कोशिश की थी और वो गैप्स आइडेंटिफाई किए थे, और उसके बाद वी सबमिटेड दैट, और वही जो गैप्स थे दूसरों की स्टडीज़ के, वो हमारी स्ट्रेंथ बन गई थी, एंड वी लेटर ऑन गॉट द ग्रांट. सो की चैलेंज ये था कि हमारे पास टाइम शॉर्ट था, और क्योंकि वो एक एक्टिविटी थी उसका पार्ट था, तो टाइम शॉर्ट था. दूसरी ये चीज़ थी कि हम 5 लोग थे. कंसेंसस में थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी हम लोगों को, क्योंकि एक टाइटल कोई सजेस्ट कर रहा था तो दूसरा नहीं मान रहा था, क्योंकि दूसरे की एक्सपर्टीज जो है वो किसी और डिजीज़ में थी. तो ये एक चैलेंज हम लोगों को आया था. और इसके अलावा जो इतना सारा प्लेथरा था इंफॉर्मेशन का, उसको सिंथेसाइज करके उनके टेम्पलेट पे लेकर आना, इट वाज आल्सो अ ह्यूज चैलेंज. तो ये आई थिंक मेरी लर्निंग भी थी, एंड आई फील कि ये चैलेंज भी था. थैंक यू. Anyone else who want to volunteer, or otherwise we can go ahead. किसी को बहुत कोई इनके अलावा कोई और चैलेंज है? प्लीज. Should I sign the mic? In the clinical laboratories, जो हम पैथोजेंस पे काम किया जाता है, ब्लड सैंपल्स पे काम किया जाता है, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है. तो इट वाज ए प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनर यूएसए. उन्होंने भी हमें ऐसे ही कहा था कैपेसिटी बिल्डिंग करवानी है, हमें कोई आइडिया दें. अब ऐसा तो नहीं कि आप एक ग्रांट आपको दीजिए, आप किसी भी लेबॉर्ट्री पे जाएं और अलिफ से लेके जेड तक सारी की सारी ट्रेनिंग उनको कराई जाए. तो देन वी प्लान ए टू यूज ए मिटिगेशन टूल that is called as BSS LAT 9.0. that was कैपेसिटी बिल्डिंग टूल. उसका फायदा यह है कि आप उस टूल को यूज करके गैप असेसमेंट कर सकते हैं कि किस एरिया में लैब के एक गैप है, तो सो दैट यू मे गो एंड यू प्लान सफिशिएंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड वर्कशॉप, हैंड्स ऑन, जो भी कुछ आप करना हो. तो हमें इसमें इंटरेक्ट करना था लोगों को, कि जो लोग मतलब कि लैब्स के अंदर काम कर रहे हैं, फ्लेबॉटमी में काम कर रहे हैं, सैंपल ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन में काम कर रहे हैं, और चाहे टेक्नोलॉजिस्ट हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, डाटा एंट्री के लोग हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है. इसमें 576 क्वेश्चन वाज आस्क्ड. तो ये टूल जो है 576 ये स्कोरिंग करके बताता है आपको कि आपका इन्वेंट्री कंट्रोल मजबूत है या वीक है.
अगर इन्वेंट्री कंट्रोल आपका वीक है तो यू मे मिटिगेशन स्ट्रेटजीज सो दैट योर बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी कैपेसिटी बिल्डिंग कैन टेक प्लेस। बिगेस्ट बिहेव जो चैलेंज था मेरे ख्याल से मुझे जो फील हुआ वो बिहेवियर्स का था। मैं सवाल पूछता था, वो जवाब अगर मूड सही हुआ तो मिल गया, नहीं तो फिर आपने और जैसा मर्जी जैसा उसने जवाब दिया वैसे ही आपने फीड करना है। तो सम टाइम हमें ऐसे जवाब भी वसूल हुए जो कि बोले जा रहे थे मगर नजर नहीं आ रहे थे। वो कहते हैं हम लोग ना एसओपी फॉलो करते हैं, हैंड सैनिटाइज भी करते हैं, हैंड वॉश भी करते हैं, बट आई वाज सीइंग दैट नो वन वेयरिंग द पीपी और ही सेइंग दैट वी वियर द पीपी। तो सच टाइप ऑफ जो एविडेंस बेस्ड आप सर्वेस करते हैं, तो मुझे इसमें ये प्रॉब्लम आई थी। और दूसरी बात है कि जब मैंने फंडिंग के लिए लिखा था, तो जब मैंने अपने बजट को स्प्लिट किया था, तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे एक्सप्लेन करने में मतलब कि चैलेंजेस हुए। तो दैट आफ्टर टाइम आई उसको मैंने ठीक किया मैंने। तो दीज वर द बिगेस्ट चैलेंजेस कि जो मैं मांग रहा था वो मुझे एक्सप्लेन पूरा करना था, और जो पूछ रहा था वो भी मुझे मतलब सुनने में जरा दुश्वारी थी कि जो वो बोल रहे थे वो नजर नहीं आ रहा था। थैंक यू मैम। Okay. Yes. Okay. So तीन challenges हमसे तीन participants ने share किए. One is meeting the deadline, which is universal challenge for everybody. Then Mariam shared that consensus building within the groups and filling out the application template. And third, अगर मैं execution की बात ना करूँ, writing है तो उसमें budget के कुछ component and how to explain it to the funder that what do you want. So luckily दो तीन चीजें इसके अंदर address हो जाएंगी जिन challenges की बात की है. Okay, so the title I given to this presentation is Integration of Science and Arts. And this is because जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं तकरीबन सभी has some science background, and science is because हम clinical sciences से हैं तो science comes naturally to us. Science usually हमारे लिए इतना challenge नहीं होता. We all know in our discipline कि हमें क्या करना है, target कौन होगा, किस तरह की methodology होगी. Challenge हमें वहाँ आता है जब हमें उसे उस मोल्ड में फिट करना पड़ता है, विच इज रिक्वायर्ड बाय फंडिंग एजेंसी, और उसके लिए काफी आर्टिस्टिक लेंस चाहिए होता है टू यूज दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड स्टफ. सो दिस प्रेजेंटेशन हैज टू कंपोनेंट्स. वन इज प्रपोजल राइटिंग की कुछ की चीजें, एंड देन नेविगेटिंग द एप्लीकेशंस. कुछ आपको अर्लियर जो स्पीकर्स थे वो कुछ एप्लीकेशंस बता चुके हैं. आई हैव एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन के किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और क्या किया जा सकता है उनको एड्रेस करने के लिए. बीच में इफ एनीबॉडी वांट्स टू इंटरप्ट, सो प्लीज यू आर वेलकम टू डू सो. ओके, सो हाउ विल दिस वर्क? ना मैं okay. Yeah, okay. So the first thing that we should do, जो हमें दो examples मिली, उन दो examples में scenario ये था कि they already know कि उन्हें किस topic पे और क्या चीज़ target करके grant लिखनी है, which can be the case, but many times आपके पास दिमाग में idea होता है कुछ मे बी proposal लिखा हो या नहीं लिखा हो, लेकिन then you have to find actively for the appropriate funding agency that can fund your work. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपके पास कोई भी एक्सवाइजी आइडिया पड़ा हुआ है, आइडिया कैन बी ब्रिलियंट, बट अगर वो फंडिंग एजेंसी की प्रायोरिटी नहीं है बिकॉज the pot of money they have dedicated to something else, then regardless of how brilliant your proposal is, they are not going to fund it because that's not what they are aiming for. So अगर idea है तो भी, idea नहीं है तो भी, if you receive any funding call, come across any, the first thing is that you really read carefully the whole grant call and then see that what you are proposing is that aligned with funding agency की priority or not. Many times what we do, and I also do same, that हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं and we really don't get into or delve into the details of the funding call, which is not a good practice. So आप अगर कभी try करें that the proposals that you won and versus that you did not, so probably जो कुछ subtle differences निकलेंगे because दिमाग वही था जिसने पहले grant लिखी थी, दिमाग वही है जिसने बाद में grant लिखी है. It can be that probably you didn't spend enough time to understand कि funding agency को चाहिए क्या. So the one thing is that whatever idea you have, if you come across any funding call,
read, reread, reread. Even during writing, कुछ लिख चुके हैं तो भी read your thing, go back to the funding agency call and read it in detail that वो क्या मांग रहे हैं. There are certain clues given in funding agencies call that what they are looking for and what kind of thing has a higher priority to get funded. Either I have, and then you have to pick the keywords that they are using and infuse it in your writing. So weave it into your writing, not forcefully just putting few words here and there. So यहाँ एक example है. This was a recent call which closed in I think May or something. I was part of the one application as a co-investigator. So the call was from Global Alliance for Non-Communicable Diseases. And they give this call for 10th funding cycle, Strengthening Health Systems was the title. Now I have put one paragraph from their call, and if any volunteer want or everybody, if it is visible, I hope it is. So read it and then tell me that what do you pick, what they are looking for. So कोई भी अगर इसको read कर दे, otherwise I will read that. You? Okay. Applicants to the current funding call are therefore invited to propose appropriately designed and targeted implementation research to support health system transformation and or strengthening using evidence-based interventions that can be adapted to and implemented in low middle income countries and populations experiencing health disparities to encourage equitable health outcomes and decrease the burden of NCDs, non-communicable diseases. Yes, thank you. So अब इसमें से मुझे लोग बता दें कि what are the keywords that you will pick from this paragraph कि क्या ढूंढ रहे हैं ये funders. Targeting implementation research. Yes. And it is to support or strengthen the health system which is already there. Yes. Interventions which are evidence-based Yes. and which can be implemented in LMICs. Yes. In populations who are experiencing health disparities or else. Great. तो आपसे सारे points आ दिए. That's the objective. और किसी और ने कुछ और, if you read in between the lines या layman language में if somebody wants to summarize कि इनको क्या चाहिए. डॉक्टर हलीमा ने सारे components identify कर लिए हैं, but फिर भी अगर somebody wants to contribute further to it. जी. Thanks. I would say they are looking for health system improvement in LMICs and controlling through the evidence-based interventions to control the NCDs. Yes, thank you. So अब इसकी example हम ऐसे लेते हैं कि you have an idea and I like my area of interest is preventive cardiology. So maybe ज़्यादातर examples वहीं से आए. So अगर आपने कोई proposal लिखा हुआ है या सोचा हुआ है you want to do a cardiology based intervention, let's say you want to improve physical activity. Example. बहुत अच्छा proposal है, सबने बड़ी तारीफें की, बहुत ज़बरदस्त है. अगर आप उसको, that's a very crude example, right? अगर आप उसको इस कॉल में डालेंगे, do you think you have any chance to win this grant? Yes? No? Less likely. Yes. Because वो तो individual की कोई बात ही नहीं कर रहे, ठीक? दूसरा, let's say ये तो बहुत ही crude example दी. You have one intervention in your mind to improve health systems. You want to see how well it works. It's a new intervention. If you are going to put that proposal in this grant call, do you think it has a chance to win? Yeah, how likely it is going to win? Brilliant health system intervention है. Exactly. बिल्कुल. तो आपने कितनी भी brilliant कोई काम किया हुआ है, सोचा हुआ है, but this is not an appropriate call to submit that. तीसरा point जो डॉक्टर हलीमा ने कहा कि एक और जो इसका catch है वो ये है कि it should reduce the health disparity or health inequity. तो पहले तो अपने proposal में आप कहीं से लेकर आएंगे वो point कि this is where we see that there is a difference in well-off people, low and middle income people who cannot access health systems and something like this. And then you have to take a proven intervention and then apply it and do an implementation research, not any other designs. So अगर इसमें से कुछ भी आप miss कर देंगे, minus कर देंगे, then probably it's not going to work. और ये जो words हैं, it is useful that you pick these words और आपने अगर कोई और terminology अपने उसमें let's say anything, the difference between young, rich and old, rich and poor लिखा हुआ है. It's better जो वो languages इस्तेमाल करें, जो terminologies वो इस्तेमाल करें, you put it in your writing
So then it get easy to identify that, okay, they are addressing this, what we have asked for. So थोड़ा सा proposal को वापस आके देखना पड़ता है, इसलिए grant call को बार बार पढ़ना चाहिए. This is just one paragraph, but of course there's a whole lot of things. Another thing, and specifically मैं इसकी example दे रही हूँ because आखान यूनिवर्सिटी बहुत research करती है, बहुत अच्छे researchers हैं हमारे पास. Despite that, this call came and everybody jumped to it because non-communicable disease की calls कम आती हैं. And जैसे मैंने कहा, हम सबकी we have this bad practice that we do not really go to all the details. We read it, ऊपर से LMIC है, very good, चलो let's target, okay? And what happened? There were at least 2 or 3 faculty who realized just a week before the deadline that one of the requirement was that the PI should be from Australia and you can be the co-PI or the joint PI. So this is like, this happens when we just jump. हमारे पास टाइम नहीं है, एक हफ्ता पड़ा है, जल्दी से लिख दो और डाल दो, या कुछ पहले का लिखा हुआ है तो उसको रिफर्बिश कर दो. We don't go through all the things and then this happens. So it happens everywhere and this is just our ignorance. या assumptions बहुत सारी के LMIC है तो हम ही होंगे, things like that. So इसलिए before starting working on any grant proposal, just go through in detail and then start writing. Okay, यहाँ तक किसी को कोई सवाल? नहीं. Okay, let's move on. Now coming to the proposal. So proposal review का scene ये है, many of you may be aware about it, maybe not, that आजकल की दुनिया में टाइम किसी के पास भी नहीं है. ना ग्रांट लिखने वालों के पास टाइम है, ना ग्रांट रिव्यू करने वालों के पास टाइम है. Okay, and जो ग्रांट रिव्यूअर्स होते हैं, usually they are like the experts in their field. And of course, experts दुनिया में कम होते हैं, जनरल आवाम हमारी जैसी ज़्यादा होती है. So there are many more proposals and very few reviewers. Plus, जो reviewers होते हैं, they are not, in most of the cases, they are not paid reviewers. They do it as a voluntary work, giving back to academic community and things like that. So now just imagine that you and I have full-time job. So जो reviewer है हमारी grant का, उसकी भी एक full-time job है. He has to do all of that work to justify his salary and do whatever. And then in some additional time, he will review your grant. उसकी वजह से many of the proposals do not go beyond the summary or abstract that was asked by the funding agency. और जो हम सबसे कम टाइम लगाते हैं वो summary पे लगाते हैं, because हम सारा टाइम proposal लिखते हैं. We thought that abstract लिखना तो 2 मिनट की बात है, बस summarize करेंगे और भेज देंगे. But your summary is going to make it or break it for you. वो आगे कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, your summary is going to determine that. So summary has to be really strong, really simple, and it should have like all the components that are listed here, that it precisely tell about your project purpose, its significance, which is rationale, methods, expected outcomes, and it should be in a simple language and should be engaging. Another thing is that that जो reviewers होते हैं, because हर field में इतने experts नहीं हो सकते कि हर field का expert ही आपका proposal review करे. So if there is a panel of, let's say, 6 or 7 people who are reviewing your proposal, probably there will be just one person, or if you're very lucky, maybe 2 person who will be from your field of expertise. So a bench research ka proposal can come to me as a reviewer. That's why your simple language, a very straightforward language is encouraged, because अगर आप बहुत technical बातें करेंगे तो वो किसी और को तो समझ ही नहीं आएगी, ठीक है? And your score is going to be a aggregate of all the reviewers there. So that's why you have to keep it simple. अब ये जितनी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, summary की length usually कितनी होती है? People who have submitted grant, कितने लाइनें, pages are allowed for a summary or abstract? 300, 500, not more than that, max 500, right? और उन 500 या 300 वर्ड्स में आपने जितने अपने 40 पेज का प्रपोजल लिखा है, अगर उसमें ये सब कुछ आपको उन 300 वर्ड्स में लिख के देना है, वो भी इस तरह के रिव्यूअर का इंटरेस्ट और वो आगे उसको पढ़े, ना कि वो अपने लेट नाइट थका हुआ ऑफिस आए, उठा के पढ़े और उठा के साइड पे फेंक दे कि पता नहीं क्या लिखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है? It looks like it is as difficult as making a unicorn, but it is not. This is where the art piece come of grant writing. I'll show you one example and take you through this. So, और एक चीज़ और resource आप लोगों के लिए, इंटरनेट के ऊपर ग्रांट फंडिंग पेजेस जो ग्रांट एजेंसीज हैं, उनके पेजेस के ऊपर सक्सेसफुल ग्रांट की समरीज, कुछ केसेस में फुल प्रपोजल्स अवेलेबल होते हैं.
सो अगर अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया, सो आई हाईली इनकरेज गो टू जस्ट राइट इन द गूगल, या अगर आप लोग AI यूज करते हैं, ChatGPT, उसको बोलें भाई मुझे बता दो किधर अवॉर्डेड प्रपोजल्स की समरीज या फुल प्रपोजल पढ़े हैं, इट विल गिव यू फ्यू लिंक्स, और इफ यू जस्ट राइट इट ऑन द गूगल तो भी आपको मिल जाएंगे. ओके. रिपोर्ट के नाम से एक NIH का पेज है, RE स्मॉल में PORT, जहां आपको बहुत सारे फंडेड प्रपोजल की समरीज मिल जाती हैं. यू कैन सर्च बाय योर टॉपिक. ये जो मैंने यहाँ लगाया है एक स्निपेट उसका, ये जो हाईलाइटेड है इसको इग्नोर कर दें. फूड इनसिक्योरिटी इज वन ऑफ माय एरिया, सो आई सर्च फॉर फूड इनसिक्योरिटी का प्रपोजल एंड दैट्स व्हाई इट हैज हाइलाइटेड ऑल द दिस, अदरवाइज इसकी कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है. सो विल गो थ्रू दिस समरी टू सी कि किस तरह स्मार्टली वी कैन प्लग इन एवरीथिंग विद इन दैट शॉर्ट पैराग्राफ दैट यू आर अलाउड टू राइट. Okay, so this is an NIH funded proposal, and the title of the grant was Cardiovascular Risk Reduction for Adults with Food Insecurity Using Structured Incentive, और उन्होंने उसका एक एक्रोनिम बना दिया है. ठीक है. So जो 2-3 की कॉन्सेप्ट्स हैं इस ग्रांट के, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, फूड इनसिक्योरिटी है, इंसेंटिव है, राइट. अब अगर हम आ जाएं कि हाउ डिड द राइटर गो अबाउट इट. ओके. ओके, सो रीड द फर्स्ट लाइन. सब लोग पढ़ लें. So the first line said that cardiovascular disease is associated with significant morbidity, mortality, decreased quality of life, increased healthcare utilization and cost. And we will see कि किस तरह ये first 3 लाइनें उसने अपने आखिरी की 3 लाइनों से relate की हुई हैं, right? So this is not some random sentence that the investigator has put it here. It has been thoroughly thought through. Okay? So उसने first line में आपको ये बता दिया कि why did he choose cardiovascular disease? Because it has implications on costing, quality of life, and disease status as well. Now read the second sentence. Second is that food insecurity defined as limited on certain access to adequate food. And it, okay, so अगर हम सिर्फ यहीं तक रुकें, it is access to adequate food for active and healthy life. As I said कि आपके reviewer may not be from your field of expertise. तो जो जिस reviewer के पास ये grant गई है, he may or may not be aware of the term food insecurity. बहुत से लोग इस कमरे में ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए ये term नया हो. But investigator ने क्या किया? In just few words, he told you, give you some idea that what is food insecurity और वो किस चीज की बात करने जा रहा है, right? So it did mention that this is limited access. तो आपको ये समझ आ गया कि कुछ खाना ना मिलने के हवाले से ये कोई concept, ठीक? उसके बाद he goes on that it is reported by nearly 1/3 of adults with cardiovascular disease in US. Here he told you that why he is attaching these two concepts together, why food insecurity is important in cardiovascular disease. And he gave it from the literature that 1/3 of your disease population has reported this thing. Further on, it is associated with increased 10-year cardiovascular risk and increased risk of death. So he also told you that it's not only that they are reporting it, but it make their outcomes worse. So उसने अपनी जो significance of the choosing this area वो उसने आपको in 3-4 lines में ही बता दिया है. So now likely reviewer will go on that okay ठीक है ये 2 चीजें हैं आप करना क्या है इनके साथ. Then in the next these 3 lines he mentioned that current intervention for food insecurity is XYZ, food supplementation, da. Okay. So he informed the reviewer about the current interventions that already there. Then, however, these interventions do not address poverty, XYZ. So उसने ना सिर्फ ये बताया कि क्या available है, जो gap identify किया है, yes, no, okay. So जो gap है literature के अंदर उसने वो भी एक ही sentence के अंदर बता दिया है. He told you क्यों cardiovascular disease, क्यों food insecurity, मसला क्या है, current intervention क्या है, और क्या नहीं available है इस area के अंदर. So in 5 lines he made his case. इसके बाद हम और अगर आगे जाएं, okay, so I skipped some of the lines, but then he came down to, he told you कि मसला क्या है, intervention कौन सी available नहीं है. But then he said that जो current literature है that shows that income supplementation and behavioral economics can resolve this issue. जो gap है उसको इन 2 चीजों से resolve किया जा सकता है. So in very small sentences, he keep giving you new information in every other sentence. And then he comes down to that what have they done so far. So ये 2 चीजें हैं
जो अगर इंटरवेंशन में लाई जाए तो ये मसला हल हो जाएगा. प्लस दे पुट देयर स्ट्रेंथ राइट हेयर. सो प्रिलिमिनरी डेटा और पायलट स्टडी के रिजल्ट्स या इंफॉर्मेशन इफ यू हैव, it give you a huge advantage in winning a grant, because it shows the reviewer, it assures them that you have tried this methodology, you have expertise in this year, and you know what will be the challenges or the easy way to do this. So उसने ये सब बताया, literature से इसको support किया कि these are the two areas which should be targeted, and he strengthened further that we have this preliminary data which shows that these interventions are feasible, acceptable, have some efficacy. So ये भी बता दिया कि जी our group has expertise, we have done this work, we know what we are talking about, what we are doing. Then it comes to the purpose of the study, okay? And usko bhi he wrote that we will test a novel multi-component intervention that has 3 components. अब ऐसे अगर आप देखें तो ये information बहुत सारी है. It's not simple study. They are going to do a trial which will have 3 kind of interventions, what kind of population, but वो सब कुछ उतने ही words में explain करते जा रहा है, and pretty easy to read and follow through. It's not that you are getting confused कि वो क्या करने वाले हैं, right? It told you 3 component है कि जी income supplement करेंगे, XYZ चीजें करेंगे, training करेंगे, okay? And then आपकी summary का part methodology भी होना चाहिए. अब many of us struggle that अगर हम, क्योंकि हमारी summaries में क्या होता है generally, at least for me, if I write a summary, आधे ज़्यादा summary मेरी rationale build करने में चले जाती है, because we just thinking too much that how can I convince that this topic is important, or thinking that reviewer may not know about this area, so I spend too much of my space in just building the rationale. This is not the case here. वो बहुत quickly अपने उस पे आ गया है, okay? And then for methodology, in just one line, he explained the methodology of a trial. He started with 200 African Americans, so he told you his sample size. He told the population that he is targeting, African American at risk for CVD with food insecurity. So he told you कि किस तरह के लोगों को they are going to target. People who are food insecure and who have cardiovascular disease will be randomized. So now you know this is an RCT. 1:1. आपको allocation भी बता दिया है. 2 one arm which is CVD fit and another arm which is another thing. So in just one sentence, it told you the key things of his methodology, which is an art. It's not easy, and probably it has undergone multiple iteration to reach to this stage. After this, these last lines they use for informing about their outcome and to state the aims and objectives, because that is very important. And now if you see, so they wrote the primary outcome include 10-year risk reduction, quality of life, and cost effectiveness. And if you read the first 3 lines, they are actually tying very nicely with this. It told about that significant morbidity and mortality is the issue, and here they are saying that we are going to reduce the risk. It did talk about decreased quality of life, and they said they will improve the quality of life. It has higher cost of utilization, and they are assessing the cost effectiveness. And aims were accordingly that we test the efficacy of this drug in doing all these 3 things. So starting with the concept, reviewer has read this concept, तो उसके लिए नीचे कोई surprise नहीं आया कि आप बात कुछ और कर रहे थे और करने कुछ और जा रहे हैं. It needs a lot of practice and iterations. And जो आपने बात की थी कि we are chasing deadlines, so much work to do, plus grant writing, it gets difficult. But जो एक बहुत major thing that we lack and probably shouldn't be doing, वो ये है कि हम ये देखते हैं ग्रांट कॉल नजर आई, 1 हफ्ते में डेडलाइन है, कम ऑन लेट्स राइट इट, 4 लोग बैठ गए, लिखना शुरू कर दिया. दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस. Believe me, that's not a good practice. आपको grant, at least this is what I recently started doing, कि grant को अगर आपको लिखना है तो deadline से at least 1 महीना पहले your things should be ready. So that you then send it to different, your peers, your seniors, whoever you want to relook at, or yourself. Go back, see, read the grant call again, do iterations, because शुरू में जब हम लिखते हैं तो बहुत हम expansive लिखते हैं और लिखना चाहिए, and then you start cutting down if it is asked by the funding agency. उसके लिए you need time. 1 हफ्ते में 2 हफ्ते मैंने grant calls लिखी हैं, asked by my seniors, 2 दिन में वो है grant call लिख दो, लिख दीजिए, कोई मसला ही नहीं है, लिखना तो हमें सब आता है. हाँ आप लिख देते हैं because you know you are a scientist, you can write, but जो art होता है ना उसको time चाहिए होता है, patience चाहिए होती है. So और unfortunately clinical science के लोगों में
because especially if you are clinician, we do this like on सर के अलावा आप साइकेट्रिस्ट हैं, आप टाइम लेते होंगे, बाकी लोग टाइम नहीं लेते, वो वहीं के वहीं सब कुछ करना चाहते हैं. सो देन वो जो चीज होती है ना, दैट रिफ्लेक्ट इन योर प्रपोजल, दैट स्लॉपीनेस कम्स इन. सो एक जिसने 2 महीने का गैप लेके लिखा होगा, लगाया होगा, और आपका दैट इट विल जस्ट बी रिफ्लेक्टिंग ऑन रिव्यूअर्स एंड दैट दे डोंट लाइक इट. वो अपने थके हारे टाइम के बाद बैठे हैं, तो 2 स्पेलिंग मिस्टेक, 2 पंक्चुएशन गलत, या समझ नहीं आ रहा, उसे मतलब मैं क्यों टाइम लगाऊं, उसे उठा के फेंक देना. This is what actually happens. So इसलिए give yourself enough time. Don't jump on grant calls. Grant calls आती रहती हैं, बहुत सारी rolling basis पे होती हैं. Even if you are going to miss, that's okay. हाँ, उसकी basis पे you want to write a proposal, start writing it, and then keep going back and see how can you improve that. So yeah, so this is one example that जो components पीछे लिखे थे, they are not impossible to do. This person has given an excellent job. अगर मैं reviewer हूँ तो I will probably going to read the full thing because I found it very easy to read and very easy to understand. यहाँ तक कोई question? Okay. Okay, then another important thing regarding proposal writing is clarity and precision in writing. ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है? वही सारी बातें जो मैंने पीछे बोली थी कि जितना सिंपल लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे उतना आसान किसी के लिए फॉलो करना होगा. एंड नाउ इधर जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ, बिकॉज पीछे जो हमने बात की, मेनी पीपल विल थिंक दैट दिस इज इजी. कार्डियोवास्कुलर डिजीज सबको पता है, फूड इनसिक्योरिटी भी आपने बता दिया, दैट्स इजी. जो हमारे बेंच रिसर्चर्स होते हैं या जो लेबोरेटरी बेस्ड होते हैं, पैथोलॉजी वाले हो गए, सब हो गए, दे यूजुअली आर नॉट वेरी हैप्पी विद वन थिंग कि रिव्यूअर जो है वो कोई भी हो सकता है, बिकॉज दे फील लाइक कि हमारी लैंग्वेज इतनी टेक्निकल होती है, it is unfair that our proposal will go to some person who is not technical. But जो reality है वो यही है कि इतने लोग ही अवेलेबल नहीं है, तो यस आपका प्रपोजल 6 में से 4 तो ऐसे लोग होंगे जो नॉन टेक्निकल होंगे और उनके पास जाएगा. एंड यू हैव टू कीप योर लैंग्वेज सिंपल. एंड बाय दिस एग्जाम्पल आई विल शो दैट, थैंक यू, I'll show you that this is not impossible to do. You can do it. It's just need an extra effort to communicate it to the layman who don't know आपके सारे jargons. So this is another example again from NIH, a funded proposal, और इसका जो title था, that was interrogating human anti-staphylococcal antibody responses for Staph aureus vaccine insights. Okay, अब Staph aureus is an bacteria, we know, and title थोड़ा tricky है इसका, but बाकी was fine. So अब clear language की क्या example है? अब we know that lab की language थोड़ी difficult हो जाती है, but they started with Staph aureus is the leading cause of invasive bacterial infection in US. सबसे पहली लाइन में he made his rationale clear. It is a leading infection, और किसी को नहीं भी पता, so now they know that Staph aureus is a bacterial infection, which is a leading one in US. Next line, despite its status as a priority target for vaccine, all Staph aureus vaccine tested to date have been unsuccessful. Second line, again strengthening their rationale that yes, it is a leading infection, yes, it is a target for vaccine, but it has not been successful so far. So even people like me who is not from laboratory background can follow what is he talking. Then they explain that why it has not been successful to make it even more clear कि वो क्या करने जा रहे हैं. Okay, and they talk about something that कि आप एनिमल पे टेस्ट करते हैं, और जब एनिमल पे टेस्ट कर देते हैं तो दैट नॉट रियली ट्रांसलेट इनटू द रिएक्शंस दैट ह्यूमन बॉडी गिव्स. सो दिस इज अ बैरियर दैट यू टेस्ट इट ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमंस में उस तरह के रिस्पॉन्सेज नहीं आते हैं. Then he further goes on that it is impossible to have human control because ethics की वजह से you cannot put like infection in any human and then see कि वो किस तरह के responses दे रहे हैं. उसके लिए we sought to define the adaptive host response following natural disease and this. So इसने इन 3-4 लाइनों के अंदर आपको बता दिया Staph aureus क्या है, वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं है. क्यों सक्सेसफुल नहीं है? क्योंकि एनिमल मॉडल्स ट्रांसलेट नहीं कर पाते ह्यूमन उसके अंदर, और आप कंट्रोल ह्यूमन ले नहीं सकते, इसलिए दे हैव कम अप विद समथिंग विच इज नेचुरली इन्फेक्टेड जो लोग हैं उनके अंदर दे विल सी कि हाउ दीज एंटीबॉडीज आर रिएक्टिंग. ओके, सो people who have science background, not maybe from microbiology or things like that, still can follow this. Okay. Then avoid jargons because मुझे लगता है सबसे ज़्यादा bench science के अंदर बहुत मुश्किल नाम होते हैं जो शायद लोगों को नहीं पता होते हैं. Okay.
But इसमें भी they talked about now the pathophysiology, and which is like difficult to talk in layman term. फिर भी I think they did a reasonable job. They write that vaccine interference occur because recall of non-protective memory. अब they explained in simple language कि क्यों नहीं वैक्सीन सक्सेसफुल है, बिकॉज आपके जो बॉडी का जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है टू रिकॉल, उसमें कुछ नॉन प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं, दैट्स वाई वैक्सीन फेल हो जाती है, बिकॉज बॉडी रिकॉल ही नहीं कर पाती, दैट दे हैव टू रिएक्ट इन वेरी सिंपल. देयर इज नो अदर देन एंटीबॉडी विच ऑफ कोर्स दे कांट अवॉइड. दे डिडंट यूज एनीथिंग विच इज टू टेक्निकल कि आपको समझ नहीं आए. Based on this finding, we hypothesize that in human generates a functional limited response XYZ. नेक्स्ट लाइन में दे टोल्ड यू कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपकी कुछ प्रोटेक्टिंग नॉन प्रोटेक्टिंग बॉडीज मिक्स हो जाती हैं. इफ दे कैन बी डिलिनिएटेड देन आप ये इशू रिजॉल्व कर लेंगे. सो इन नेक्स्ट 2 लाइन्स दे जस्ट टोल्ड यू कि ठीक है ये मसला है. सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रपोजल इज टू डिफाइन प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स एंड डिलीट नॉन प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स. So without using too much of technical language, they explained you कि मसला ये है, वैक्सीन यूं सक्सेसफुल नहीं है, ये 2 तरह के फैक्टर होते हैं, हम इनको अलग करेंगे. राइट, ऑफ कोर्स जो अब लैब की वर्किंग होगी वो लैंग्वेज तो हमारे लिए भी मुश्किल होगी, लेकिन एटलीस्ट इट कैन हुक द रिव्यूअर कि ठीक है इसको आगे देख लें कि क्या ये करें, या इफ दे फील लाइक इट इज reasonable to find it is an issue, and issue can be resolved by that. Okay, and the same thing can be applied to any discipline, whether it's qualitative, social sciences, medical sciences, education, anything. It's just reading, rereading, and make it simple for other. And जो एक बहुत अच्छी practice होती है, if you first you should have good colleagues in cross disciplinary department. आप अगर पैथो से हैं तो you should have your circle beyond पैथो, so that अगर आपने ऐसी कोई चीज लिखी है तो आप उनको भेज दें जो उस बैकग्राउंड से नहीं है, they read and they tell you कि उनको कुछ समझ आ भी रही है या नहीं समझ आ रही है. Okay, so या जिन पे आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि you can send it to them, it's better to send. उसके बाद बात आती है स्ट्रक्चर्ड राइटिंग की. अभी तक हमने बोला लैंग्वेज क्लियर रखें, सब कुछ क्लियर रखें. अब प्रपोजल्स बहुत बहुत लंबे भी हो सकते हैं. सो हाउ कैन समवन फॉलो इट सो दैट दे नो व्हाट टू डू? सो दिस इज वन एग्जांपल फ्रॉम द सेम ग्रांट कॉल कि स्ट्रक्चर्ड राइटिंग है. स्ट्रक्चर्ड राइटिंग इज सिंपल कि आपने अपनी राइटिंग को पैराग्राफ्स में, सेक्शंस में ब्रेक करना है सो दैट समबडी कैन फॉलो. एक पैराग्राफ में आपने एक थॉट एक्सप्लेन की, देन if you are talking about something else, then go to the next paragraph. वो explain करें, put headings, underline, bold, whatever you can do to emphasize what you want to like bring attention to the reviewer should be there, and should be like small sentences broken, because फिर आसान हो जाता है पढ़ना और समझना. बहुत लंबा एक पैराग्राफ होगा तो person will be lost कि उसने पहली लाइन में क्या पढ़ा था और आखिरी लाइन में क्या हो गया. So it's good to break things in different sections. This is one example. Another thing, when we write proposals, usually we have more than one objective. So एक अच्छी practice लिखने की होती है, which maybe many of you are already following, is that आपने अगर objective 1 लिखा है तो पहले आप objective 1 की सारी बातें कर लें. Give its rationale, give what methodology you are going to use to reach to that objective or fulfill that aim. उसका analysis क्या होगा, उसकी significance क्या है, उसके अपने challenges क्या हो सकते हैं, उसकी risk mitigation क्या होगी, and then put a heading of aim 2 or objective 2 and then write about that. एंड में आप हर एक और अच्छी प्रैक्टिस वो ये होती है कि व्हेन यू आर डन विद वन सेक्शन, जस्ट राइट अ स्मॉल, इफ वर्ड काउंट अलाउ, राइट अ स्मॉल समरी ऑफ दैट सेक्शन एट द एंड. सो अगर A1 आपने सारा लिख दिया, आप उसकी एक समरी लिख दें. सो इट्स देन ईजी टू रिकॉल, टू रीड, टू फॉलो जो भी आपने बातें बताई हैं. बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स कि आपको कितना स्पेस अलाउ है फ्रॉम द एजेंसी. So इसके अंदर they did same, they put aim 1, उसका rational में भी of course it will follow a logical flow, and then they come to approach is study methodology, और and उसको भी they divided into different sections. I'm not showing you all the sections, but जैसे subject enrollment and invasive disease, here they talk about कि किसको recruit करेंगे, कहाँ से recruit करेंगे, क्या करेंगे. Then they come down to कि उन्होंने जो antibodies निकाली हैं वो कैसे निकाली हैं. तो उन्होंने वो जो simple part था जो पार्टिसिपेंट रिक्रूटमेंट था उसको अलग रखा. Then they put another heading, and now you are learning about whatever lab work they are going to do that. Put figures, put tables, जितनी जगह है वहाँ डाल सकते हैं. That helps to explain what you are writing now. This was one example of किस तरह methodology break कर सकते हैं. आगे जो थे इसमें analysis का section था and potential challenges का section था. This is an example of अगर rationally आपको लिखना है या introduction लिखना है, उसमें भी you can break things into headings and paragraphs. And one good practice of this, that जैसे this section was labeled A,
उसके बाद आप A1, A2, A3 कर दें। अगर इसके बीच में भी कोई आप ब्रेक कर रहे हैं, कोई और हेडिंग ला रहे हैं, तो मेक इट A21, A22, सो देन इट गेट ईजियर फॉर द रीडर टू फॉलो, कि उसको पता है चाहिए ए का चला आ रहा था, मुझे अगर वापस जाना है तो मुझे कहाँ जाना है। if you put numbers, it's easier. It's usually like people look forward to see the numbering sections. नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर डालेंगे तो that's a good practice and it's easy to follow. जितना आप रिव्यूअर के लिए अपनी ग्रांट को पढ़ना आसान बनाएंगे, उतने ज़्यादा are the chances that it will go to the next stage. Otherwise शुरू में ही वो बेचारी बाहर हो जाती है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? जिस भी किस्म की राइटिंग की अगर डिफिकल्टी आती है, इफ यू वांट टू आस्क, आई मे और मे नॉट बी एबल टू आंसर, बट वी कैन हैव अ डिस्कशन। यहाँ इतने सारे लोग हैं जिन्होंने इतना काम किया हुआ है। नो, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज, आई मेड दिस प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन व्हाट आई फील लाइक शुड बी आई बी टॉकिंग अबाउट, और मेरे से पहले दो लोग भी और कर चुके हैं। आई डोंट नो, मैं उनकी प्रेजेंटेशन में नहीं थी, तो अगर कोई चीज विच इज मिसिंग एंड यू वर एक्सपेक्टिंग टू बी कवर्ड इन दिस, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। स्लाइड पे नहीं भी है तो वी कैन टॉक अबाउट इट। ओके, देन आपके पास ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, रैशनल, समरी आपने सब कर लिया। नाउ कमिंग टू रिसर्च मेथडोलॉजी। अब मेथडोलॉजी में बहुत वैरायटी और वेरिएशन हो सकती है बेस्ड ऑन आप किस डिसिप्लिन से आ रहे हैं। इफ़ यू आर इन क्वालिटेटिव तो ऑफ कोर्स उसका अपनी मेथडोलॉजी, अपने कंपोनेंट्स हैं विच आर एसेंशियल टू शो देयर रिगर एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग, एंड डिफरेंट डिसिप्लिन का डिफरेंट हो सकता है। बट जो की चीज़ है वो ये है कि आपने मेथडोलॉजी भी उतनी सिंपल रखनी है। यू आर गोइंग टू आउटलाइन योर डिज़ाइन, विच इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग शुड कम। what design you are using, what kind of population you are targeting, how have you reached to the sample size, if sample size calculation is valid, which I think is valid in almost all the cases. Even if you are doing the bench work, तो भी you should tell कि how many samples you are going to take, and उसके पीछे scientific calculation होनी चाहिए। Hunches के basis पे आप sample size लिखेंगे, nobody is going to buy that, and then that compromises your proposal methodology. इवन अगर क्वालिटेटिव भी है तो टेक हेल्प फ्रॉम लिटरेचर, बट देयर आर यूजुअली क्वाली वालों को पता होता है कि किस तरह के नंबर्स हैं विच कैन शो दैट यू हैव डन इनफ वर्क एंड द रिजल्ट्स आर क्रेडिबल, बट यू शुड बी एक्सप्लेनिंग दैट हाउ डिड यू रीच योर सैम्पल साइज. One thing is that if you have more than one objective or more than one parameter on the basis of which you calculated your sample size, you may not be able to put everything in your main text. बहुत सारी ग्रांट कॉल्स में आपके पास एडिशनल पेजेस अलाउड होते हैं या अपेंडिक्स या सप्लीमेंट में आप डाल सकते हैं. सो अ गुड प्रैक्टिस इज दैट अगर आपके पास मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन पे यू कैलकुलेट सैम्पल साइज, मेक अ टेबल, पुट ऑल द फैक्टर्स देयर, पुट द रेफरेंसेस, पुट द नंबर्स दैट यू यूज. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार्डियोवास्कुलर की बात करूँ, लेट्स सपोज वी आर डूइंग सम एक्टिविटी टू रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर डिजीज बर्डन, और मैंने उसको कैलकुलेट कर लिया कि भाई डायबिटीज है तो क्या है, हाइपरटेंशन है तो क्या है, ठीक है, पुअर ईटिंग है तो क्या है. सो उन सब के जो भी और रेशोज या प्रोपोर्शंस जो भी होंगे, आई विल पुट इट इन द टेबल एंड देन आई पुट द सैम्पल साइज अगेंस्ट ऑल द थिंग्स. सो आई विल कैलकुलेट सैम्पल साइज for every variable if it is required, put it in a table, put it in appendix or something, and then write in my main text that we have calculated sample size on all the possible factors given in XYZ appendix, and based on whatever logic. Usually you have to choose the largest one, but if not, then whatever logic you use to select one sample size, describe that. So आप एक पैराग्राफ में बता देंगे, but पीछे आपकी वो पूरी वर्किंग कहीं ना कहीं मौजूद होगी. So it's again reassure the reviewer that you have done your work thoroughly and you are like sharing it with them. So मतलब legitimacy का कोई question है अगर you just come up with any number. इसी तरह sampling, recruitment, any kind of measurement that you are doing, it's good to put pictures. अगर allow है supplement में डाल सकते हैं. अगर कोई ऐसी measurement है which is for example weight measurement के लिए तो नहीं, लेकिन अगर कोई नया parameter कर रहे हैं तो उसके आप flow charts, diagrams, whatever help you can. Just try to think that somebody who is not from your field, उसको कैसे समझ में आएगा what are you going to do. ठीक, जहाँ भी जगह मिले आप कर सकते हैं. आई डोंट हैव इट हियर, बट अगर इफ यू गेट अ चांस गो सी जो NIH आई थिंक इज द ओनली एजेंसी जिनके फुल प्रपोजल्स भी पड़े हुए हैं वेबसाइट के ऊपर. आप देखें तो उसमें व्हाट पीपल डू कि वो आपकी पेज के मार्जिन्स को नैरो कर लेते हैं एंड देन उसी में वो टेक्स्ट में इंडेंट करके जो है पिक्चर्स, टेबल सबको फिट करता है. आई विल जस्ट
शो यू, जैसे ये इसके अंदर हुआ है। अब ये इन्होंने अलग से स्पेस नहीं लिया, उन्होंने उसी की काट के वहीं अपने टेबल लगा दिया। इसी तरह इन्होंने बहुत सारे फिगर्स भी लगा दिए हैं। सो दे आर नॉट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेजेस, बट दे आर कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन दैट दे फील should be like convincing for the reviewer. So this is the, again, the art part that we should be doing. Okay, then another very important thing, which is now very essential component, becoming an essential component for grants, is which I talked earlier, preliminary data and pilot studies. अगर आपने कुछ किया है उसका briefly 2-3 लाइन, I'll show you an example. आप उसमें लिखें कि this is how we did it, we found this, now we want to expand it या add something, same replicate करना है तो वो भी लिखते हैं, but then it is again very reassuring and increased chances of your grant winning. Third thing, which is also becoming kind of essential, especially in implementation research, is what is the monitoring and evaluation plan for your work. In my initial years, when I learned research methodology, उस time तक ये component को बहुत ज़्यादा वो नहीं होता था. Usually health systems और इस तरह वाले लोग ये काम करते थे. But now I am also learning this. There are many frameworks available for monitoring and evaluation work. People now hire full teams to do this work, to write this work, and it should be done like at the very beginning of the proposal. If you are claiming that आपका जो काम है, it will have some impact, how that impact will be assessed. And please bear in mind, this impact and evaluation is not your study outcome assessment. Study outcome assessment तो है ही essential उसके अंदर. This is overall. How will you ensure that the protocol that you said you are going to apply, it has been applied? So आप खुद तो कर रहे हैं, but there should be some other method, mechanism, people who evaluate that what you have done. So M&E के नाम से groups भी हैं, experts भी हैं, frameworks भी हैं, and same for impact assessment. We have implementation science में तो there are many frameworks. So do not forget to include this part. ग्रांट कॉल को भी दोबारा पढ़ेंगे. बहुत सी implementation science की जो calls होती हैं, they specifically ask you for M&E and impact assessment. So that is another area and should be written very clearly who is going to do that, what framework or theory you have used, and at what time points it should be done. So ये सारा कुछ जो है other than your basic methodology उसके अंदर आना चाहिए. सिमिलरली अगर ट्रायल कर रहे हैं तो आपके पास स्टेयरिंग कमेटीज उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, कौन से लोग हैं जो स्टेयरिंग कमेटी में होंगे, व्हाट विल बी द ट्रायल स्टॉपिंग रूल अगर आप कोई इस तरह का ट्रायल कर रहे हैं जिसमें देयर इज अ चांस दैट पार्टिसिपेंट्स कैन बी हार्म. फॉर एग्जाम्पल जब हम ड्रग ट्रायल्स कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके क्या रूल्स हैं. आगे मैं और भी आपको एप्लीकेशन के सेक्शंस दिखाऊंगी, तो आई विल टॉक अबाउट सम मोर सेक्शंस जो मेरे ख्याल से 10 साल पहले तो नहीं थे बट अब हैं एंड दे आर नीडेड टू बी फिल्ड. ओके, अच्छा, अब मेथडोलॉजी की वन एग्जाम्पल. ओके, this is also from NIH if I'm not wrong. Okay, and this is मैंने सोचा कोई और थोड़ी simple example लेते हैं. So this is a project titled Vegetable Garden Feasibility Trial to Promote Function in Old Cancer Survivors. Okay, so the investigator was targeting the cancer survivors and to improve their functionality was suggesting कि वो gardening वगैरह शुरू कर दें. अब you just look at this. This is just one section which I am putting here. And this called C72. तो C section is methodology section. उसमें वो कोई 7 sections पहले लिख चुकी हैं. अब ये C7 का भी 2 है. ठीक है, if I want to read के C7 क्या था, I know कि मुझे C7 ढूंढना और ऊपर चले जाना है. I'll not going through read all the paragraph just to reach there. So this is how it is helpful to put the numbering in the sections and subsections. Okay, and if you read, so here she is describing the intervention elements. Okay, this is a very detailed methodology जिसमें उन्होंने elements भी बताए हैं, delivery भी बताई है, assessment भी बताई है और बहुत कुछ. यहाँ I'm just showing this to show कि कितना detailed आपकी methodology होनी चाहिए अगर फंडिंग एजेंसी अलाउ करती है. नहीं भी अलाउ करती है तो आपके पास होनी चाहिए, later you can cut it down. So she started with that at the intervention start. Participants will receive earth boxes and raised bed kits. Okay. How will they receive is via direct home delivery. Okay. तो इसने ये 2 चीजें बता दी कि सप्लाई इनको मिलेगी कैसे. Then in the bracket she wrote, our mini pilot showed that approximately 25% of our sample will live in apartments or rentals and require earth boxes. Now this is a very powerful thing to put here because उसने जो 2 elements select किए हैं, she has given rationale why they selected it, and it is like just not coming from literature. They have actually done this work. They know कि जो इनके participants होंगे उनको इसी तरह की चीजें चाहिए होंगी, not कि उनको आप backyard दे दें और वो उस तरह चीजें उगाएं. That's why they are ordering it. So
ऑफ कोर्स वर्सेस अगर कोई और सिर्फ लिटरेचर से एग्जांपल दें और ये अगर दो प्रपोजल में आपको हैव टू डिसाइड, यू विल प्रॉब्ली गो विद दिस वन बिकॉज दे हैव डन दिस वर्क एंड दे नो हाउ इट वर्क्स. एंड देन शी गोज ऑन दैट गार्डनिंग सप्लाईज डा 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 सब कुछ जो है ये पार्टिसिपेंट के होम पे जाएगा. देन शी डिस्क्राइब फर्दर दैट आइटम्स दैट कैन नॉट बी शिप्ड, फॉर एग्जांपल प्लांट सीड्स वी नो वो शिपिंग में नहीं जाते हैं, दे विल बी परचेज बाय, कुछ उन्होंने पेयर बनाए थे पार्टिसिपेंट के और कुछ ग्रांट के लोगों के, प्रोजेक्ट के लोगों के, विल बी परचेज बाय देम और गिफ्ट कार्ड्स. दिखाने का मकसद ये है कि शी डिड नॉट लीव एनीथिंग टू द एजम्पशन ऑफ रिव्यूअर कि अच्छा जो शिप नहीं हो सकते भाई, ये तो सबको पता है सीट शिप नहीं हो सकते तो वो तो खरीदेंगे. नो, शी पुट इट राइट देयर फॉर द रिव्यूअर टू मेक इट वेरी क्लियर कि कौन सा कंपोनेंट कैसे पार्टिसिपेंट तक पहुंचेगा, जब पहुंच जाएगा तो उसके बाद क्या होगा. शी फर्दर गोज ऑन कि ये कोई स्टडी बाइंडर, कोई गाइड होगी जिसमें ये सारी चीजें लिखी होंगी कि उनको क्या क्या करना है, कैसे इस्तेमाल करना है. शी इज गोइंग टू यूज द फेसबुक पेज एज वेल, उसको भी देखें जहां उसने सेक्शंस नहीं बनाया है ना, जहां फर्दर लाइक वैसे यहाँ भी इन्होंने नंबरिंग की हुई है सारी, still you put like you underline, you bold, you put in italic just to draw the attention, क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ probably no one is going to read, but अब उसे लिख दिया है तो I will read at least 1 or 2 लाइन कि अच्छा ओके फेसबुक पे क्या कर रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, राइट. उसने कोई लाइन चेंज नहीं की बिकॉज probably आपके पास पेजेस की लिमिट है. वहीं she started but she put a heading and section to make it easier and to highlight that ये सब कुछ भी करेंगे इसके अंदर. ओके ऑफ कोर्स जब आप अपना लिखेंगे तो अपने तरीके से लिखेंगे, बट दीज आर सम ऑफ द टिप्स दैट कैन मेक ग्रांट सक्सेसफुल. ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स दे वेंट ऑन विद इंटरवेंशन डिलीवरी कैसे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा. यहाँ तक किसी को कोई सवाल? नो? ओके. अच्छा, मेथडोलॉजी आपने कर ली, इंट्रोडक्शन आपने कर लिया, अब बजट जो आपका था चैलेंज. हमारा भी चैलेंज होता है बजट सोचना बनाना, इज अ साइंस इन इटसेल्फ. सो जो एक प्रैक्टिस है विच हैज हेल्प मी सो फार इज दैट जब आपने मेथडोलॉजी लिख ली है, एंड आई अगेन एम्फसाइज डिटेल्ड मेथडोलॉजी द वे दैट लेडी हैज रिटन, आपने लिख ली है, उसके बाद व्हाट आई डू इज दैट आई ग्रैब अ पेन एंड पेपर. वो काम मैं कंप्यूटर पे नहीं करती हूँ, ठीक है. एंड देन आई स्टार्ट जॉटिंग डाउन के मुझे इस ऑब्जेक्टिव के लिए जो एक्टिविटीज करनी है उसमें मुझे क्या क्या करना होगा. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू डू अ सर्वे, ओके 100 लोगों का मुझे सर्वे करना है, आई विल राइट डाउन कि ओके 100 लोगों का सर्वे करना है, तो सबसे पहली बात तो ये कि 100 लोगों का सर्वे करने के लिए मुझे टाइम कितना चाहिए. ठीक है. बहुत कॉमन प्रैक्टिस है विच आई ऑब्जर्व्ड एंड नॉट टू ऑफेंड एनीबडी, हमारे रिस्पेक्टेड क्लिनिशियंस, सॉरी लेकिन व्हाट यूजुअली हैपेंस है अच्छा महीने में कर लेंगे. भाई महीने की क्या लॉजिक है. अच्छा सर रिसोर्सेज हैं आपके पास, कोई नहीं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, देयर इज नो बजट, देयर इज वो जूनियर है वो फेलो है, यस यू कैन गेट देम इन्वॉल्व एंड गेट इट डन इट बाय देम, बट दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस. जहां रिसोर्सेज कम है वहां बिल्कुल इस्तेमाल करें, लेकिन जो आपका फेलो है या जो आपका जो भी जूनियर है वो बेचारे ने भी अपने सारे काम करके आपका रिसर्च का काम करना है, तो वो जिस बेदिली से आपका काम करेगा, and we all probably have experienced that it was a disaster. When data came to you, you will be surprised, oh my God, ये इसने क्या किया है. So उसकी मजबूरी है, वो अपनी कॉल के बाद आपको डेटा कलेक्ट करने बैठेगा तो ऐसे ही होगा. ओके. बट चलें, नॉन फंडेड प्रोजेक्ट्स बहुत होते हैं, हमारे पास खुद बहुत सारे होते हैं जिसमें वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. लेकिन अगर आप किसी भी ग्रांट के, वैसे तो नॉन फंडेड के लिए भी ऐसे है कि एटलीस्ट थिंक थ्रू, सही है फेलो को इस्तेमाल कर लें लेकिन फिर टाइम पीरियड कोई रियलिस्टिक रखें. ठीक है. इसी तरह अगर ग्रांट के लिए लग रहे हैं तो ये सिर्फ अंदाजा नहीं, अंदाजा महीने में हो जाएगा. नो, द प्रॉपर वे टू डू इट, और प्रॉपर नहीं बोलूंगी चलें, माई प्रैक्टिस इज दैट व्हेन पीपल कैन लाइक डोंट अग्री एंड कैन गिव देयर एग्जांपल्स. अगर मुझे 100 का सर्वे करना है तो आई सिट डाउन, आई सी मेरा क्वेश्चनर कितना बड़ा है एंड अंदाजन क्या मुझे लगता है एक क्वेश्चनर भरने में कितना टाइम लगेगा. I usually do community based studies, very few I did hospital based studies. So मैं तो उस हिसाब से सोचती हूँ कम्युनिटी में अगर जा रहे हैं तो क्या होगा, बट यू कैन अप्लाई द सेम थिंग टू योर लैब और टू हॉस्पिटल. अगर मेरा एक क्वेश्चन है मुझे समझ आ रहा है कि 30 to 45 मिनट्स इसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए, राइट. सो आई से ओके 30 to 45 मिनट्स इसको चाहिए, एंड बिकॉज इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड स्टडी, सो ऐसा नहीं होगा वो गया और उसको 10 लोग लाइन से मिल गए. दे विल गो नॉक ऑन द डोर, ग्रीट दैम, मेक दैम एटलीस्ट अग्री कि वो उनकी बात सुन लें, फिर वो कंसेंट बताएंगे, फिर वो कंसेंट आएंगे, तब वो पहुंचेंगे क्वेश्चनर पे. सो आई शुड नॉट बी एस्टिमेटिंग वन पार्टिसिपेंट रिक्रूटमेंट टाइम एट 45 मिनट्स, इट शुड बी एटलीस्ट 60 मिनट्स.
plus the commute that they have to go from one house to another house or somewhere else. Okay, वो सारी चीजें फैक्टर इन करके you come up with an average time realistic कि वो एक पार्टिसिपेंट को रिक्रूट करने में कितना टाइम लगाएंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैलकुलेट कि अगर आपके पास दिन में वर्किंग आवर्स 6 हैं और 1 घंटा लग रहा है, तो 6 वर्किंग आवर्स में आना जाने में काम है, तो प्रॉब्ली 4 से 5 मैक्स दे कैन रिक्रूट. देन यू कैलकुलेट कि अब आपको कितने वर्किंग डेज चाहिए टू कंप्लीट योर 100 का सैंपल. तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऑनलाइन सर्वे फॉर्म आ जाते हैं, जिसे कहते हैं does not take more than 3 minutes. ये आजकल तो ऐसे में लोग 10 ऐसे कुछ करें, लोग लोग कहते हैं कि प्लीज फिल इट, does not take more than 3. Yeah, exactly. Yes, it is just to make you start this and फिर you feel bad कि बीच में कुछ छोड़े कंप्लीट करना है. मैं नहीं करती हूँ फिल फ्रैंकली. I feel bad but I don't, because मुझे पता होता है 2 मिनट लिखा है और ये मैं खोलूंगी तो ये पन्ना पे चला जाए. अच्छा ओके, एक चीज ये कि सो फार अभी तक अपनी प्रैक्टिस में मैंने ये ऑनलाइन वाला तरीका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया. आई एम वेरी वेरी फील्ड पर्सन. दूसरी बात, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में यस वी शुड बी यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी एज वेल, बट जो मेरा काइंड ऑफ एक आर्ग्यूमेंट है, एंड प्रॉब्ली इट विल चेंज ओवर टाइम. काम मैं हेल्थ डेटा साइंस सेंटर में करती हूँ तो चेंज हो जाना चाहिए मेरा पर्सपेक्टिव. बट वो ये कि अगर आप ये वाले मोड्स यूज करते हैं, चाहे गूगल फॉर्म है, व्हाट्सएप है, फेसबुक कुछ भी है, देन यू काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन योर रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन. आपके पास अभी भी बहुत ज्यादा लोग हैं हु कैन नॉट रीड एंड राइट. फोन सब इस्तेमाल करते हैं. हमारे घर में जितनी हाउस हेल्प आती है सब वॉइस मैसेजेस करती हैं. वाई? बिकॉज दे कैन नॉट रीड, दे कैन नॉट टाइप. वॉइस मैसेज इज वन वे टू कम्युनिकेट वेरी इजीली, इफेक्टिवली. इट्स हेल्पफुल टू देम. बट आप अपना सर्वे अगर उस पर डिपेंड करेंगे तो दैट्स गोइंग टू बी. वेल अच्छा, इसकी भी मैं आपको एक बताती हूँ. या सो एक जो हमारी अभी रिसेंट लर्निंग हुई फ्रॉम वन ऑफ द national level project that we did is that we conducted a non-communicable disease survey through telephone, mobile phones. और उसमें हमें ये पता चला जो हमारे पार्टिसिपेंट एंड में निकले, वी इंटरव्यूड 5,000 प्लस पीपल एंड इट वाज रैंडम डिजिटल डायलिंग के थ्रू था. जो हमारे पार्टिसिपेंट निकले 18% वर विमेन एंड बाकी आपके पास सारे के सारे आदमी थे. अब वो 18% वुमेन का रीजन कुछ भी हो सकता है, लोगों के पास फोन नहीं है या जो भी रीजन है, लेकिन एज्यूमिंग के एवरीबडी हैज द फोन एंड हैज अ स्मार्टफोन कैन फिल आउट द सर्वे इज probably not right. So okay, distraction खत्म हो जाए फिर आज. लेकिन आपको क्या है ऑनलाइन you're targeting an educated population, तो ऑनलाइन से देखिए एजुकेटेड तो पहला तो मेरा उस पे आर्ग्यूमेंट ये है कि एजुकेशन इज अ लग्जरी इन पाकिस्तान. ओके, दे आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एजुकेटेड. सो पहले तो ये कि एजुकेटेड को अगर आप सिर्फ टारगेट करें तो यू आर टारगेटिंग अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन who probably already have a very different kind of thinking. So खैर anyways, if somebody wants to use it, बिल्कुल उसको यूज करें. ठीक है, टाइम आपने जो भी लगाया 15-20, मैं चूंकि उसमें प्रैक्टिकली कभी नहीं गई हूँ तो इसलिए आई डोंट नो हाउ डू पीपल देन कम अप विद के कितना उनको टाइम लगेगा सर्वे करने में. बट खैर, जब आप बजट बना रहे हैं तो प्रैक्टिकल फील्ड रियलिटीज को कंसीडर करते हुए जो है अपना टाइमलाइन निकालें. उसी के हिसाब से देखें कि कितनी ह्यूमन रिसोर्सेज आपको चाहिए. अगर आप नंबर ऑफ पीपल बढ़ा सकते हैं, आपका डेटा कलेक्शन फास्टर हो जाएगा. आप टाइम बढ़ा सकते हैं, आप टाइम बढ़ा लें, लेकिन कैलकुलेशन कुछ इस हिसाब से होनी चाहिए. ठीक है, देन व्हेन यू कम डाउन टू दिस कि अच्छा एक दिन में मुझे इतने फॉर्म्स कर लेने हैं, देन यू हैव टू थिंक कि आपको उस घर तक पहुंचने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए. आपको गाड़ी चाहिए, आपको मेजरमेंट्स करनी है, उसकी क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए. अगर आप कोई लैब टेस्टिंग कर रहे हैं तो क्या आप लेबोरेटरी उनके घर पे भेजेंगे या किस तरह से वो सैंपल लैब तक जाएगा, लैब से रिजल्ट कैसे पार्टिसिपेंट तक जाएंगे. So all of this needs to be think through in minor details, and then you start putting cost against every item. पाकिस्तानी होने के नाते हम में से कुछ लोग या ज्यादातर लोग वी शाई अवे फ्रॉम कॉस्टिंग. ओ इसकी भी पैसे डालू, नहीं 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 छोड़ो, ये तो हम खुद ही मैनेज कर लेंगे, ये भी खुद ही मैनेज. दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. वो जो प्रपोजल कॉल है, इट इज टू फंड यू फुल्ली फॉर दैट प्रोजेक्ट. आप अपनी जेब से कुछ भी क्यों डालेंगे?
आई एम वेरी ओपन एंड वोकल अबाउट इट। जो ग्रांट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ग्रांट फंडेड ही होनी चाहिए सारी एक्टिविटी। ये चाहे जो आई है, अगर मेरे प्रोजेक्ट के लिए आई है, दिस शुड बी चार्ज ऑन माई प्रोजेक्ट, नॉट फ्रॉम माई पॉकेट और एनीबडीज पॉकेट। दिस इज हाउ डिटेल यू शुड बी। कि मैं अगर स्टाफ की ट्रेनिंग करूंगी तो उसमें 2 दिन का, अगर फुल डे है तो 3 टाइम का, मतलब 2 चाय और 1 खाने का बजट में डालूंगी उसके अंदर। ओके अगर वेन्यू आपको पता है आपको मुफ्त का मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता है वेन्यू आपको मुफ्त का नहीं मिलेगा, यू शुड पुट द कॉस्ट ऑफ द वेन्यू एज वेल। सो यस एग्जैक्टली। तो देखें ऐसा नहीं कर आप पहले अगेन मेथडोलॉजी इलेबोरेटेड बनाएं, आप बजट भी इलेबोरेटेड बनाएं, उसके बाद ठीक है, बिकॉज यूजुअली एक सीलिंग होती है, अनलिमिटेड पैसे तो कोई भी नहीं देता। देन यू कैन कट डाउन स्टफ विच यू थिंक यू कैन मैनेज, बट बनाएं उसको एटलीस्ट लंबा, ठीक है। एंड देन इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में कितने लोगों को पता है? दैट्स अप टू यू। Indirect cost. So indirect cost is that, for example, we are standing in Bahria, ये बिजली, AC, whatever जो है, somebody is bearing this cost. It's not free, right? So usually जो granting agencies होती हैं वो खुद ही एक percentage बता देती हैं कि इतनी indirect cost हम allow करेंगे, which usually goes to the institution for the expenses. जैसे हम जहाँ बैठे हुए हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कॉस्ट कहाँ से आएगी? तो that's how universities recover that cost. So उसका एक यूजुअली एक प्रोपोर्शन दिया हुआ होता है, नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली वी स्टिक विद इन दैट प्रोपोर्शन। एंड देन बजट जस्टिफिकेशन, जिसमें यूजुअली मसला आता है। आई विल शो यू वन एग्जांपल। दिस इज वन टेम्पलेट गिवन बाय द एजेंसी, इसलिए इतना डिटेल्ड है, वरना ये इतना डिटेल नहीं भी हो सकता है, बट दैट्स हाउ। सो वी आस्क फॉर सम ऑफ द इक्विपमेंट, वी वांट कैमरास एंड बीपी ऐप एंड व्हाट नॉट, उसकी यूनिट कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट थी। When we come to budget justification, I'll just show you example the way we do it is that के अब इसमें नजर नहीं आ रहा, but we ask for 3 laptops, okay? अब मुझे लैपटॉप की जस्टिफिकेशन लिखी है तो मैं सिंपल लिख सकती हूँ जी लैपटॉप्स आर नीडेड XYZ, बट वी डिड एलैबोरेटेड ऑन के 3 लैपटॉप्स आर नीडेड फॉर सच अ स्पेशलिस्ट, एंड आई मेक श्योर कि मैंने ऊपर सच स्पेशलिस्ट भी 3 ही बजट की हो, सो दैट इट शोज कि हाँ मैं सच स्पेशलिस्ट को लैपटॉप दे रही हूँ तो 3 लैपटॉप हैं और 3 ही सच स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। एंड क्यों चाहिए? बिकॉज वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेगा, डेटा मैनेज करेगा, एनालाइज करेगा, इसलिए उसको लैपटॉप चाहिए। सिमिलरली इफ यू कम टू दिस डिजिटल कैमरास, ठीक है, वी आस्क फॉर 35 कैमरास, बट हमने क्यों 35 बोले हैं? आई एम नॉट लिविंग दिस टू बी कैलकुलेटेड बाय द जो भी ग्रांट ऑफिसर बैठा हुआ उसके लिए। वी एलैबोरेटेड कि 35 कैमरास आर बजटेड फॉर दिस एक्टिविटी, इतने पार्टिसिपेंट्स है, दिस इज हाउ वी केम अप विद द नंबर दैट कैमरा विल बी गिवन टू 1 पार्टिसिपेंट फॉर 3 days, डा 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 डा। कि मुझे 635 का अगर साइकिल पूरा करना है, मैं कितने दिन एक के पास कैमरा छोड़ूंगी और कितने दिनों में आई बी एबल टू कंप्लीट इट, तो मुझे ओवरऑल सैंपल पूरा करने के लिए 35 कैमरास चाहिए। सो सर जो आपका सवाल था जस्टिफिकेशन, उसमें बी एज एलेबोरेटिव एज यू कैन कि आपको क्यों ये पैसे चाहिए, कहाँ ये पैसे इस्तेमाल होंगे, कौन सी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होंगे, ठीक है। सिमिलरली वी डिड इट फॉर बीपी ऑपरेटर्स, हाइट स्केल, इवन द डेटा कलेक्टर्स, कार्स, व्हाटएवर, ठीक। तो जो भी आपको पता है कि क्यों आपको कॉस्ट चाहिए, आप बस वो लिख दें कि मुझे क्यों चाहिए, ओके। हाँ, then another important component which is again appreciated by funding agencies is cost sharing. कॉस्ट शेयरिंग के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं और आपको अपने बजट में वो मेंशन करने चाहिए अगर आपके पास है जगह। हम मे बी ग्रांटिंग जो पोर्टल्स होते हैं उस पर तो मे बी समटाइम्स नहीं पॉसिबल होता तो नहीं भी डालते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डालते हैं। तो फर्स्ट इज इन काइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अब व्हाट इज इन काइंड कॉन्ट्रीब्यूशन? किसी को पता है इन काइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होती है? कैन बी या समथिंग लाइक दैट, यस, ठीक है। एक जो हमारे केस में होता है बिकॉज जो हमारे बहुत सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू इन्वॉल्व देम इन योर रिसर्च। ऑफ कोर्स उनका थोड़ा टाइम होगा बट दे सर्व यू एज अ गाइड एंड मेंटर इफ यू स्टक इन एनीवेयर। लेकिन चूंकि वो सीनियर्स होते हैं उनकी सैलरीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो यूजुअली ग्रांट में थोड़ी जगह कम पड़ जाती है उनकी सैलरीज डालने के लिए, एंड यूजुअली दे आर वेल फंडेड, तो आपके प्रोजेक्ट की 1% से शायद उनकी सैलरी में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। वी हैव मैनी एग्जाम्पल्स इन आवर इंस्टीट्यूट वेयर वी पुट आवर सीनियर पीपल, उनका जो भी टाइम लिख देते हैं बट हम उसके आगे लिख देते हैं इन काइंड एट 0 कॉस्ट।
that is उनके time की in kind contribution है. Okay, they are going to spend time, but they are not charging us for that. And that's a good practice to put a line in your budget there to show that yes, senior people are contributing. So it's not only the funding agency, आपके institute के लोग या even institute के बाहर के भी लोग are contributing. Similarly, as you mentioned, so अगर for example ultrasound machine you're going to use and you're not budgeting it in your, लेकिन आपके अस्पताल की तो machine का कुछ time आप इन patients पे लगाएंगे जो research patients and not the clinical patient. You put it there. That ultrasound machine will is a shared cost. वो आप नहीं आप budget करें, आपको hospital आपको provide करेगा. So इस तरह से अच्छा रहता है वो to show the willingness of the institute and the investigator to put in their resources as well. इसी तरह collaborating with other institute, it is now highly recommended that you should collaborate across the departments, across the institute, within country, across cities, across provinces, and across countries. और जो interdisciplinary collaborations that are highly valued, तो अगर आप पैथो में हैं, आप एजुकेशन वाले के साथ करें, सोशल साइंसेस के साथ करें, that is highly valued. तो आजकल वो terminology है क्या team science, and team science means collaborating with other people. That also help in shared resources and of course show कि multiple people are involved. Then another area हमारे यहाँ अभी तक इतना वैसे practice नहीं हो रहा, but if you talk about UK especially, so they now put the cost of the people from the community if you're doing a community based work. So अब बहुत specific, especially UK की grants के अंदर question होता है कि how patient or public has been involved in designing this proposal. एप्लीकेशन के अंदर सवाल होता है जिसका आपको जवाब लिखना पड़ता है कि आपने इन्वॉल्व किया है, इन्वॉल्व नहीं किया है. यस, ठीक है. तो आपने उसमें एक तो लिखना है कि अगर आपके प्रपोजल में देवर इन्वॉल्व, हाउ देवर इन्वॉल्व, नहीं तो आगे वो कैसे इन्वॉल्व होंगे. और वॉलंटियर अगर आप लिख रहे हैं तो भी आप अपने बजट के अंदर लिख सकते हैं कि दीज मैनी पीपल फ्रॉम द कम्युनिटी आर गोइंग टू. end this session a little early. कितना अर्ली 3:10 पे तो हम पहुंच गए हैं. Maybe just 5 to 10 minutes. ओके, आई ट्राई. ठीक है, ठीक है. सो आप कम्युनिटी वॉलंटियर्स का भी टाइम भी बजट कर सकते हैं एंड इन काइंड भी शो कर सकते हैं. दैट्स अ गुड थिंग. अच्छा, ओके. अब नाउ आई हैव टू रश बिकॉज अगला सेशन थोड़ा जल्दी होना है. ठीक है, बट आई गिव प्रेजेंटेशन मरियम के पास ऑलरेडी मौजूद है तो वो आप लोग ले सकते हैं. एक पार्ट था प्रपोजल जो कि यूजुअली हम सबको आता है लिखना. जो और डिफिकल्ट पार्ट है ग्रांट राइटिंग का, दैट इज नेविगेटिंग द एप्लीकेशंस. डॉक्टर तुराब मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट इट. आई टेक यू थ्रू सम ऑफ द एग्जांपल्स के क्वेश्चन होते हैं तो उनको किस तरह से हम एड्रेस कर सकते हैं. एप्लीकेशन के लिए अगेन वही ग्रांट कॉल पढ़ें. बहुत सारी एप्लीकेशंस आजकल पोर्टल पे होती हैं. सो वन थिंग दैट आई यूजुअली प्रैक्टिस इज दैट मैं सबसे पहले अगर तो डाउनलोडेबल एप्लीकेशन है तो मैं वो डाउनलोड करके रख लेती हूँ. नहीं सो देन आई गो टू द पोर्टल, कुछ डमी डेटा भरते जाएं, आगे जाते जाएं, एंड आई कॉपी पेस्ट एवरीथिंग ऑन वर्ड. बिकॉज मेरे साथ ऐसे बहुत सारे हादसा हुए हैं कि जस्ट बिफोर द सबमिशन आपकी एप्लीकेशन में कोई एरर आ गया, चीजें उड़ गई, गायब हो गई, something happened. So at least you have a backup ready in your Word form and then you just need to copy paste it on the portal. So अगर मैं जब मैं भर रही होती हूँ एप्लीकेशन, I prefer to do it on the Word. एक दफा वो तैयार हो जाए देन एट द एंड में जाके उसको सब कॉपी पेस्ट पोर्टल पे कर देती हूँ. इट हेल्प्स मी इन द वे कि अगर मुझे किसी को एप्लीकेशन रिव्यू के लिए भेजनी है तो वो उसी पे कमेंट्स डाल देते हैं, चीजें एड्रेस हो जाती हैं. पोर्टल से थोड़ा मुश्किल हो जाता है कम्युनिकेट करनी. सो आसानी हो जाती है. ठीक है. सो एक तो ये कि अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन प्रोसीजर, क्या मांग रहे हैं, ईमेल करेंगे, साइन इन करना है, लॉग इन बनाना है, जो भी करना है पहले अगर आप स्टार्ट करेंगे तो यू विल हैव टाइम टू डू ऑल ऑफ दिस स्टफ. ठीक है. रिव्यू प्रोसेस क्या है, उनकी क्या डेडलाइन है, आपकी क्या टाइमलाइंस है. वो आपको कह रहे हैं कि वो आपको अवार्ड अनाउंस करेंगे 2026 में और आपने जो अपना प्रपोजल की बजटिंग की हुई है आपने 2025 से स्टार्ट की हुई है. दैट हैज इम्प्लीकेशंस बिकॉज 26 में कॉस्ट कहीं की कहीं चली जाएगी. सो यू बेटर लुक एट द डेडलाइंस, टाइमलाइंस एंड टाइम ऑफ सबमिशन. वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द कॉल्स आर फ्रॉम लाइक वेस्टर्न कंट्रीज, तो टाइम डिफरेंस हमारे पास होता है. तो अपना टाइम कन्वर्जन करके पहले से रखें सो दैट यू नो कि अगर वो 12 बजे बोल रहे हैं तो आपके कितने बजेंगे वो, सो दैट यू डोंट मिस द टाइमलाइन. एंड एक और अच्छी प्रैक्टिस ये, अगर ऑनलाइन पोर्टल है पाकिस्तान में, हमारे पास खुद AKU के अंदर भी बहुत ऐसे डिजास्टर हुए हैं दैट एट द लास्ट मिनट द पोर्टल इज नॉट वर्किंग बिकॉज ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है, हमारे बेचारे इंटरनेट में इतना दम नहीं होता एंड देन यू मिस. सो 1-2 दिन पहले अगर सबमिट कर दें देन दैट्स हेल्पफुल. ठीक है. ओके. प्रोग्राम ऑफिसर्स की यूजुअली ईमेल्स या कम्युनिकेशन का कोई तरीका लिखा होता है ग्रांट कॉल पे.
Again, we are very hesitant. We do not approach people and ask question, but please do that. उनका काम ही यही होता है. जो सवाल आपको पूछना है, उनसे सवाल पूछें. Just don't shy away कि ये मैं पूछूंगा तो बहुत बुरा लगेगा. कोई बुरा नहीं लगता. हजारों लोगों से हजारों तरह के सवाल पूछते हैं. You should be communicating with the program officers. Okay, ये एक सवाल की एग्जाम्पल है. This is from Welcome Grant, and one of the section asks you to write down the output management and sharing. So I'll tell you my story. When I submitted Welcome, मुझे डेटा मैनेजमेंट मैंने पढ़ा कि इसमें पूछा है, और जो डेटा मैनेजमेंट हम अपने बचपन से सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि ऐसे फॉर्म देखने, एरर रेक्टिफाई करने, XYZ चीजें करने, वही लिख के भेज दिया. सो इन द फर्स्ट साइकिल माई ग्रांट वॉज रिजेक्टेड, एंड जो मुझे फीडबैक मिला था वही मिला था कि आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है. एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग कि ये है क्या. तो दिस इज एक्चुअली अगेन अ साइंस इन इट्स ओन. लेकिन डेटा मैनेजमेंट प्लान DMP के नाम से बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं. इसके प्रॉपर 5 स्टेप्स होते हैं. दैट इज ग्रांट एजेंसी इज लुकिंग फॉर कि आप वो सब कैसे करेंगे. आई शो यू एग्जाम्पल. सो इसमें अगर आप यहाँ देखें, इन्होंने भी खैर हिंट दिए हुए हैं, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो फिर यू मेक मिस्टेक्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आउटपुट्स विल योर रिसर्च जनरेट. ठीक है. What metadata and documentation you will do, when will these outputs be made available, when you will make these output, how will these output be discovered by people. So overall इसका पर्पस ये है, जिस तरफ अब रिसर्च जा रही है वो ये कि आपका डेटा नहीं है. somebody has put their money in it. It should be a public property. बहुत सारे ओपन डेटा फोरम्स हैं जहां पे एजेंसी, सम ऑफ द एजेंसीज रिक्वायर यू to go and put all of your data over there, some in the reductant form, but there are many portals available, and this is now over the time it will become mandatory to put your data over there. और वो यही पूछ रहे हैं कि आपने इस बारे में क्या सोचा और आप क्या करने वाले हैं. I'll show you some answers, like point. So ये जो सवाल है कि when will you make your data available, इसका सबसे आसान जवाब ये है कि आप बोले जब मेरा प्राइमरी पेपर पब्लिश हो जाएगा तो मैं डेटा अवेलेबल कर दूंगी. ओके, यू आर सेफ. आपके कोई वो नहीं है परेशानी कि कोई और पब्लिश कर देगा आपसे पहले उसको जाके. ओके, देन कहाँ डिपॉजिट करेंगे. पाकिस्तान की अपनी कोई ऐसी डिपॉजिटरी है नहीं. एक भी आई थिंक किसी डिपॉजिटरी को साइन अप नहीं किया हुआ, तो आप बस लिख दें जो भी ओपन एक्सेस डेटा डिपॉजिटरी होगी वी विल सबमिट दैट. एजेंसी ने अपनी कॉल में कोई डिपॉजिटरी मेंशन किया उसको मेंशन कर दें. ठीक है. And then how will it be available to whoever is asking? So आप वो लिख दें on the request to PI. आप कोई कमेटी बना लें डेटा मैनेजमेंट की जो अप्रूव करेगी कि इसको डेटा दें या ना दें. All these answers are valid. And किस तरह का डेटा आप उधर छोड़ेंगे, because anonymity is very important. तो आप लिखते हैं कि आप de-identified डेटा होगा. क्वांटिटेटिव के लिए आसान है, आपने एक दफ़ा नाम पता हटा दिया, de-identified हो गया. क्वालिटेटिव के लिए चैलेंज ये होता है कि आपके जो इंटरव्यू से ट्रांसक्रिप्ट है उसमें भी पीपल आर टेकिंग नेम्स और इंस्टीट्यूशंस, तो उसको फिर हम बोलते हैं कि हम बीच बीच में से ट्रांसक्रिप्ट में से भी वो चीज़ें निकाल देंगे. दैट्स कॉल्ड रिडक्टेड डेटा. सो आप वो मेंशन कर देंगे जी डी-आइडेंटिफाइड रिडक्टेड डेटा हम वहाँ छोड़ देंगे. वॉइस रिकॉर्डिंग्स नहीं छोड़ें, ट्रांसक्रिप्ट आप अपलोड कर सकते हैं. ठीक है. एंड वो फिर पूछता है कि किस किस्म के आपको रिसोर्सेज चाहिए. सो आप अपने बजट में, अगर आपके पास आपके इंस्टीट्यूट के पास सर्वर मौजूद नहीं है, एक यू हैव सर्वर सो वी डोंट बजट दैट, नहीं है तो आप लिखें कि क्या कॉस्ट होगी सर्वर की. डेटा मैनेजर आपको चाहिए इस काम के लिए जो ये सब कुछ मैनेज करेगा. जो भी चाहिए सबकी कॉस्ट आप इसके अंदर डाल दें. अच्छा, अब ये जो सवाल था, सबसे पहला सवाल, व्हाट आउटपुट्स विल योर रिसर्च जनरेट. आई एम शोइंग यू 2 एग्जांपल्स, वन फ्रॉम क्वालिटेटिव, बिकॉज क्वालिटेटिव वाले बहुत फंस जाते हैं कि हमारा किस तरह का आउटपुट होगा, एंड वन क्वांटिटेटिव. ओके, सो द फर्स्ट इज कि ये क्वालिटेटिव स्टडी थी जिसने लिखा कि दे विल प्रोड्यूस ट्रांसक्रिप्ट्स प्लस द रिसर्च फील्ड बेस्ड नोट्स. जो भी होगा यही जनरेट होगा, and this they will put over there. So this is like simple 2-3 lines, but at least it answered the agency's question. Then another example, this is from some clinical study ke they were doing neuroimaging, तो neuroimaging की files generate होंगी and they will deposit that thing de-identified in the databases. ठीक है. This was one example of one question. Then another question जो usually grant applications में होता है, and that to evaluate you and your team's strength is that how have you contributed so far, how is your team contributed, long term में आपकी टीम किस तरह से चलने वाली है, आप किस तरह collaborations बनाएंगे. Not scientific questions, philosophical questions, but are very important to answer. So एक example मैं आपको इधर दे देती हूँ इसकी कि आपने किस तरह लिखना है. अगेन यूके की जो भी ग्रांट्स हैं उसमें यूज आई, यू आर द एप्लीकेंट. हम क्या करते हैं बेचारे साउथ एशियन, वी डिड दिस, वी डिड दैट. Don't do that. Write I did this, I will do that, I do that. They are okay with using I's. Unlike US, जो we करता है. Okay.
So this is just one example. Again, don't shy away telling what you have done. So it was written that how I have contributed to I lead a project, feasibility की, trial किया, post trial किया, काम से हुआ क्या, you have to mention कि क्या significance थी आपके काम की. So work led to the capacity building of 500 nurses. The experience of trial reflect my field epidemiological skills, understanding of work, community engagement, and my experience in translating evidence into practice. पढ़ने में लगता है, oh my God, so arrogant, but this is what is needed to be put there so that you can compete with other people. Okay? इसी तरह अगर आप अपनी टीम है तो अगर आप किसी कोलैबोरेटिव ग्रांट डाल रहे हैं, दो तीन चीजें, अगर आप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन कोलैबोरेटर्स के साथ काम करें, देन दैट्स नॉट अ गुड आइडिया टू गो फॉर अ कोलैबोरेटिव ग्रांट, बिकॉज आपकी उनके साथ काम करने की हिस्ट्री होनी चाहिए. एटलीस्ट पब्लिश 1 or 2 पेपर्स विद देम, स्मॉल व्यू पॉइंट्स लिख लें, रिव्यू आर्टिकल्स लिख लें, कुछ भी कर लें, टू शो दैट यू पीपल हैव वर्कड अर्लियर and you are a kind of working group which will keep going on. ऐसा नहीं आप मुझे आज मिली, मैंने बोला बस चलें आ जाएं ग्रांट लिख लेते हैं. That's not going to sell. Okay, so then you have to, and then you show that these are the outputs we have produced together, and in the long run we will continue working together. Okay. Okay, then what is this? Yeah. So some of the agencies ask you कि आप जहाँ काम करें वो इंस्टीट्यूट में क्या फैसिलिटीज हैं. क्वेश्चन पढ़ने में बहुत मुश्किल लगता है बट डिस्क्राइब करना बहुत आसान है. आपने सिर्फ ये बताना है आपका इंस्टीट्यूट का रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है. इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब आपके पास कोई ग्रांट ऑफिस है, वेरी गुड. आपके पास IRB, ERC कोई मौजूद है. आपके यहाँ क्या प्रोसेस होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अप्रूव करता है, कोई रिव्यू करता है प्रपोजल्स, इस तरह की चीजें. ग्रांट आ जाती है तो वो पैसे कौन मैनेज करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ग्रांट एडमिनिस्ट्रेटर है. जो भी इस तरह की चीजें हैं विच हेल्प यू इन योर रिसर्च प्रोजेक्ट्स, that need to be spelled out here.